आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे अपना कैरियर बनाने का, जिसमें आपको यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई आजीविका के लिए क्या करें। तो ये सारे अवसर, ये सारे आकाश आपके लिए खुले हुए हैं, और इस आकाश को खोलने वाली जो भाषा है, उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है। आप पढ़ें, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आप इसे अवश्य करें। विद्यालयों की अगर हम बात कहें तो हम संस्कृत अंग्रेजी के विकल्प के रूप में संस्कृत को दे ही सकते हैं, हिंदी के विकल्प के भी रूप में दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि नहीं अंग्रेजी को हम पढ़ें, क्योंकि विश्व में कहीं भी जाने की जरूरत हो या फिर वैश्विक भाषा है, बहुत सारी चीजें अद्यतन होती रहती हैं अंग्रेजी के माध्यम से, तो हम अंग्रेजी पढ़ें। तो हिंदी के विकल्प के रूप में भी संस्कृत की जा सकती है। तो यह सब जो एक्सरसाइज है, एडमिशन इंचार्ज से मिल करके इस तरह की बातें उनके साथ बैठना, उनके साथ बच्चों को कन्विंस करना, यह हमारा दायित्व है। तो आज जो एससीईआरटी के द्वारा जो विषय मुझे दिया गया है, वह यह दिया गया है कि संस्कृताध्येतीनां कृते, संस्कृत अध्येताओं के लिए आजीविकायाः के अवसराः वर्तन्ते। आजीविका के कौन कौन से अवसर हैं, यह विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के क्रम में हम चाहेंगे कि आप अपनी बात, अगर आपके मन में कोई बात है, मैंने किसी पहलू को नहीं छुआ या कोई चीज मेरे कहने से रह गई, तो उसे आप शेयर करेंगे। बीच में तो हम बीच में हम बोलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जो अपनी बातें हैं वो चैट बॉक्स में लिख लें, और चैट बॉक्स में लिखी हुई बातों को हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और बाद का जो 10 मिनट होगा, अंत का जो 10 मिनट होगा, उस पर हम लोग आप लोगों से साक्षात भी आपकी राय जानना चाहेंगे। तो ये हमारा आज का अनुशासन रहेगा। मुझे लगता है इस से किसी को कोई विमति नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें कह दें, क्योंकि अब हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई बात, हमारा यह है कि हम 15-20 मिनट इस पर चर्चा करेंगे, 20 मिनट कम से कम। और उसके बाद चैट बॉक्स में जो भी प्रश्न आए होंगे उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद जो चर्चा होगी, उसके बाद हम आप लोगों की राय लेना चाहेंगे कि हम कैसे विद्यालय का वातावरण इस तरह का बना सकते हैं कि हमारे पास बच्चा खिंचा हुआ आए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, एक आधा कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अन्यथा मैं प्रारंभ करूं। हाँ, ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है आभा जी कि सभी पूर्णतः संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि आप विषय जी, को आगे धन्यवाद बढ़ाएं। कविता जी। आप जरा चैट बॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम चर्चा करेंगे इस पर। और मेरी कोशिश रहेगी कविता जी कि मैं 20 मिनट इस पर बात करूं। अभी 10-15 हुए हैं, और हम 10:35 तक इस पर बात करेंगे, और 10-15 मिनट हम प्रतिभागियों से मुखातिब होना चाहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैम। तो संस्कृत अध्येताओं के लिए आजीविका के अवसर कौन कौन से? अब यह इस जो पीपीटी आपके सामने है वो आप देख रहे होंगे। इससे पहले जो मैं कहना चाहूंगी वह यह कि हम और आप सबसे पहले स्वयं को इस भावना से भरा हुआ पाए कि हमने संस्कृत पढ़ी है और हम विशिष्ट हैं। अगर हमारे मन में कहीं से कोई संकोच होगा, किसी तरह की दुविधा होगी, किसी तरह की हीन भावना होगी, तो हम बच्चों को कन्विंस नहीं कर। तो सबसे पहले कि हम संस्कृत के शिक्षक हैं, हम संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, और यह हमारे लिए गर्व का विषय रहा है। यह इस भावना से जब हम भरेंगे, जब हम स्वयं उस उत्साह से बढ़ेंगे कि हम आपसे कम की तो बात छोड़ दीजिए, हम आपसे बहुत बेहतर हैं, और यह हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सभी व्यवहारों में होगा, तब जाकर के हम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और इसके लिए सब एक बात और जोड़ दूं कि हम सिर्फ 11वीं और 12वीं तक सीमित ना रहे। हम 9वीं और 10वीं की एक कक्षा तो अवश्य ही रखें अपने साथ, चाहे बेशक एक आधा
सारांश का जो बोझ है वो बढ़े। उससे क्या होता है, 9वीं 10वीं में आपके पास सब तरह के बच्चे हैं, आप उनको उनके स्तर पर जा करके उनको आप कन्विंस कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा सा उपाय होता है कि बच्चा 11वीं में संस्कृत लेने को आता है। तो हम बात कर रहे थे समाज में पूर्वाग्रह के कारण जो यह धारणा बद्ध हुई है कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के अनंतर उसके उपरांत वृत्ति की संभावना यानी नौकरी की संभावना ना के बराबर होती। यह धारणा तथ्यहीन है, हम आप तो जानते हैं, लेकिन इस धारणा को जो अपरिपक्व धारणा है इसको कौन दूर करेगा, हम आप दूर करेंगे। तो किसी भी भाषा और या अथवा विषय के अध्ययन के पश्चात आजीविका के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, हो सकते हैं। इससे बच्चों को और अभिभावकों को परिचित कराना है और तभी तो वो संस्कृत पढ़ने के लिए हमारे पास आएंगे। तो इस दृष्टि से संस्कृत भाषा के अध्ययन के उपरांत जो हमें वृत्तियां प्राप्त होती हैं, वृत्तियां प्राप्त करने का जो अवसर हमें मिलता है वही यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। अब ये इन अवसरों की जो मैं बात कह रही हूँ वह सर्वकारी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में भी और नए संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में और सामाजिक उपक्रमों में यानी पब्लिक सेक्टर्स में भी है। तो सबसे पहली जो बात है हमारी कि इस संस्कृत पढ़ करके क्या कर सकते, तो सबसे पहले हम आते हैं मोस्ट प्रेस्टिजियस, सबसे अधिक सम्मानजनक जो सेवा है वह क्या है, प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यह जो सेवा है इससे अधिक सम्मानजनक अगर नौकरी की बात करें तो कोई नहीं। तो यह अगर हम इस परीक्षा में इसके लिए जो अभ्यर्थता है, जो योग्यता अपेक्षित है उसमें अगर हम खरे करते हैं तो इससे बड़ी पात्रता हमारे लिए क्या हो सकती है। तो इसकी परीक्षा होती है, यूपीएससी के द्वारा आयोजित होती है, बच्चों को बताना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं बताना पड़ेगा, बताना यह भी पड़ेगा कि सिर्फ यह कह देना कि संस्कृत पढ़ने से तुम भारत की जो प्रतिष्ठित फर्म है, सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, नौकरी है, उन जिनके प्रति आपका आकर्षण बरकरार है और जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, ये अथवा किसी राज्य, ये तो केंद्रीय जो हुआ यूपीएससी के द्वारा हुआ, राज्य सरकारों के द्वारा भी प्रशासनिक सेवाएं आयोजित की जाती हैं। इनमें प्रतिवर्ष अनेक रिक्तियां निकलती हैं। जो युवा वर्ग, जो बच्चे संस्कृत में जिन्होंने स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया है, शास्त्री परीक्षा पास की, सिर्फ बात में जनरल कॉलेज की नहीं करती हूँ, शास्त्री यानी परंपरागत जो संस्कृत शिक्षण की परंपरा है वो किया, शास्त्री की परीक्षा पास की है, आचार्य की परीक्षा पास की है, वे सभी विद्यार्थी आवेदन के योग्य हो सकते हैं और संस्कृत विषय लेकर के टू द पॉइंट जो तैयारी होती है आईएएस के लिए वो कर सकते हैं। देखिए आईएएस की जो परीक्षा है यह बताना बच्चों को बहुत ही आवश्यक है कि यह जो परीक्षा होती है वह एक दिन की मेहनत से नहीं और इसके लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। विषय के ज्ञान के साथ साथ परीक्षा को कैसे हम सम्मुख कर सकते हैं, उसके लिए भी तैयारी आवश्यक होती है। तो संस्कृत विषय में, संस्कृत भाषा में टू द पॉइंट आंसर की, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ उत्तर देने की बहुत संभावना होती है। इसलिए एक विषय जो वैकल्पिक विषय होते हैं उनमें से एक लेकर के वो बड़े आराम से यह परीक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए भी उन्हें संस्कृत पढ़नी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी बता दीजिए कि अगर आपकी ख्वाहिश, आपका ख्वाब, आपका स्वप्न सिविल सर्विस है, प्रशासनिक सेवा है, तो बच्चे जान लगाना शुरू कर दीजिए। जनरल नॉलेज के साथ साथ विषयों को ढंग से समझना, उसकी कॉन्सेप्ट को, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना सीख लीजिए। तब आप इस प्रशासनिक सेवा में योग्य अभ्यर्थी के रूप में सिर्फ ना केवल परीक्षा दे सकते हैं बल्कि आप उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला मौका है, बच्चे आकर्षित हो सकते हैं और होंगे, अवश्य होंगे कि भाई संस्कृत लूंगा और गुरु जी तो हमारे साथ रहेंगे और कोई दिक्कत होगी तो हमें बताएंगे ही बताएंगे, तो मैं संस्कृत भाषा
11वीं 12वीं में ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आते हैं कि बच्चे जिन्हें हमारे हमको आपको देखते हैं, और समाज में भी ये लगता है कि संस्कृत पढ़ के तो बस शिक्षक ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। अब यह शिक्षक कितने स्तरों पर होता है, यह हमें समझ में नहीं आता। ये शिक्षक का मतलब सिर्फ प्राइमरी टीचर भी शिक्षक है, हम 10वीं तक को पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं, 12वीं तक को पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं, और बाद में जाकर के प्रोफेसर रीडर प्रोफेसर बन गए, वीसी बन गए, सब तो बन सकते हैं। तो हमें अब ज्ञान नहीं समाज में, उस ज्ञान को प्रसारित करने का बीड़ा हमें उठाना है। और हम आते हैं सबसे पहले प्राथमिक अध्यापक के रूप में जो सेवा है जो मिल सकती है 12वीं तक संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब प्राथमिक स्तर पर अध्यापन के लिए पूरे ही देश में शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य में क्या होता है, द्वादश कक्षोत्तीर्ण स्नातक कक्षोत्तीर्ण व अभ्यर्थिनः शिक्षक प्रशिक्षण योग्याः। प्रत्येक राज्य में या तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 12वीं कक्षा से अधिक है तो अधिक में तो कोई बुराई नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, तो उससे या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण भी अगर अभ्यर्थी है वो शिक्षक प्रशिक्षण के योग्य होते हैं। प्रशिक्षण के पश्चात प्राथमिक स्तरे अध्यापनस्य पात्रतां सुनिश्चिताम्। तो प्राथमिक स्तर पर अध्यापन की वह पात्रता सुनिश्चित करते हैं। यहाँ डाइट वगैरह की परीक्षा होती है, अन्य राज्यों में कुछ अलग सी परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षाओं का स्तर वही होता है। तो जिन छात्रों ने ये छात्राः संस्कृत विषये विशारदं कृतवन्तः सन्ति, शास्त्रीं वा कृतवन्तः सन्ति, आचार्यं वा कृतवन्तः सन्ति, ते प्रशिक्षणार्हाः भवन्ति। वे प्रशिक्षण के योग्य होते हैं। अर्थात एक शिक्षक बनने के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे 12वीं के बाद मैंने कहा कि डाइट प्रशिक्षण का आयोजन करता है, अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हम बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, इस तरह की जो प्रशिक्षण होते हैं वो प्रशिक्षण के योग्य होते हैं। वहां कहीं भी संस्कृत भाषा पढ़े हुए विद्यार्थी को किसी तरह का कोई संशय, कोई दुविधा नहीं है कि वो योग्य है या नहीं। तो अगर आपकी ख्वाहिश प्राथमिक शिक्षक बनने की है, वो भी आप संस्कृत लीजिए, संस्कृत में बहुत अच्छे अंक लीजिए, और अंक लीजिएगा तो आप परीक्षा देने के योग्य होंगे, परीक्षा की तैयारी कीजिए, प्रशिक्षण लीजिए और आप असिस्टेंट टीचर बन सकते हैं। अब आते हैं दूसरा जो शिक्षक ही है, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक। हम आप में से बहुत लोग टीजीटी के रूप में हम लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कुछ डायरेक्टली पीजीटी हुए होंगे। तो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक जो है क्या है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी। तो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रूप में भी क्या होती है, पूरे देश में एक परीक्षा होती है। अखिले एव देशे माध्यमिक विद्यालयेषु अनिवार्य रूपेण अथवा ऐच्छिक विषय रूपेण संस्कृत विषयस्य अध्यापनं भवति। हम सीधे प्रश्न उठा सकते थे कि अनिवार्य रूपेण की स्थिति हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत का पाठन होता है, अध्यापन होता है। एतदर्थम, इसके लिए क्या होता है, प्रशिक्षित अध्यापकानां चयनम राज्य नियुक्ति बोर्ड माध्यमेन भवति। तो अब ये पीजीटी जो चुने जाते हैं उनके लिए राज्य नियुक्ति बोर्ड जो है वह इसकी नियुक्ति करता है, दिल्ली में डीएसएस भी करता है। तो संस्कृत में स्नातक परीक्षोत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं अध्यापन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पीजीटी की परीक्षा देने के लिए ये योग्य हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम सबको तो ये पता ही है मैडम, ये क्या बात कर रही है। तो एससीईआरटी को यह अनुभव हुआ कि विद्यार्थियों की घटती संख्या का कारण है कि हम उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाते। तो आज की जो यह वार्तालाप, आज का जो यह वार्तालाप है, आज की जो यह चर्चा है, इस उद्देश्य से है कि हम बच्चों के जो मन में बैठी भ्रांति है उसको दूर कर सकें। इसके लिए पहले परस्पर चर्चा करते हैं, फिर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे।
अभी तो बच्चे हमसे ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 9वीं-10वीं की भी तो परीक्षा हो ही रही है, वो विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं, तो उनको यह बताना अभी तो हम आभासीय माध्यम से करेंगे, बाकी जब हम सब साथ होंगे तो वैसे भी करेंगे। तो इसके लिए बच्चों को यह बताना आवश्यक है कि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रूप में, यानी पीजीटी के रूप में जिन शिक्षकों से आप पढ़ करके आ चुके हैं, उसमें भी आप अपनी आजीविका तलाश सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। अब आते हैं व्याख्याता में। हम आप अभी इसी स्तर पर, यानी जिसे हम कहते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो बच्चों को यह भी बता सकते हैं कि हम आपके सामने हैं, शिक्षक के रूप में है, और आप देख रहे हैं कि जैसे कोई फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है और संस्कृत का टीचर है, कोई फर्क है? विद्यालयों में बच्चे देखते हैं, आपकी भूमिका को भी देखते हैं, अन्य विषय के अध्यापक है उनकी भूमिका भी देखते हैं। देखिए, कक्षा में तो हर विषय का, हर भाषा का जो अध्यापक है न्याय करना भी चाहिए, लेकिन हम संस्कृत शिक्षकों में एक अतिरिक्त गुण होता है और अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाती है। मुझे लगता है अधिकांश विद्यालयों में जो कंपेयरिंग का काम होता है, मंच संचालन का काम होता है, वो संस्कृत शिक्षकों के पास होता है। तो संस्कृत शिक्षकों की जो संस्कृत शिक्षकों का जो वाक कौशल है, उचित समय पर उचित शब्द बोलने की क्षमता है, उससे बच्चे परिचित हैं। और इस कारण जो कोई भी आता है, कोई अतिथि आता है, कोई अतिथि आते हैं, प्रधानाचार्य आते हैं, तो सोचते हैं कि आपके पास जाएंगे, तो वो देखते हैं। तो बच्चों अभी कह सकते हैं कि बच्चों, हम आपके सामने हैं, तो कोई भी विषय पढ़िए जिसमें आपकी रुचि हो, लेकिन इस डर से किसी विषय को मत छोड़िए कि इसमें आजीविका नहीं। हम आपके सामने हैं, पीजीटी के रूप में है, व्याख्याता के रूप में है, तो हर विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृतस्य अध्यापनम भवति, संस्कृत का अध्यापन होता है। तो अध्यापन के लिए तो शिक्षक भी तो चुने जाते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति भी तो होती है। तो केंद्र अथवा राज्य के नियुक्ति बोर्ड के माध्यम से व्याख्याताओं का चयन होता है। अब इसके लिए योग्यता क्या है यह भी बताना आवश्यक है। सिर्फ यह कह देना कि इससे यह मिलता है, नहीं। संस्कृत विषय में जिसने एमए की उपाधि ली है, एमए की डिग्री ली है, आचार्य की डिग्री ली है, वे सभी इस पद पर आवेदन के योग्य हो सकते हैं। उनको यह भी हम बता सकते हैं कि व्याख्याता के लिए, पीजीटी के लिए जरूरी नहीं है कि हमने बीएड किया हुआ हो अप्लाई करने के, नियुक्त होने के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं बीएड से पहले भी। यह अलग बात है कि अगर हमारा चयन हो जाता है तो उसके बाद प्रशासन इसकी व्यवस्था करता है कि हम वो ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकें। तो हमने बच्चों को अभी क्या दिया, 3 विकल्प दिए हैं कि अगर आपको शिक्षण में जाना है, पढ़ने पढ़ाने में अभिरुचि है, तो आप शिक्षण में जा सकते हैं और अपने स्तर के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप या तो प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं, पीजीटी भी बन सकते हैं, अथवा पीजीटी भी बन सकते हैं। अब एक होता है बच्चों के मन में एक एक आकर्षण होता है कि कॉलेज के ऊपर, और कॉलेज के प्रवक्ता कुछ ऐसे होंगे, कुछ विशेष व्यक्ति होंगे, इस तरह की बातें होती है। तो सहायक प्रवक्ता के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के रूप में भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नियुक्ति हो सकती है, यह हम बच्चों को बता सकते हैं। अब इसके लिए परीक्षाएं कैसे होती हैं यह भी बताना है। सिर्फ हम यह बता देंगे तुम्हें वहां जाना है, लेकिन वहां जाना है लक्ष्य हमने सेट कर दिया, लेकिन रास्ता भी तो हम ही बताएंगे। तो पूरे ही देश में, अखिले एव देशे केंद्रीय विश्वविद्यालयेषु राज्य विश्वविद्यालयेषु च उच्च शिक्षा विभागस्य महाविद्यालयेषु ऐच्छिक विषय रूपेण संस्कृतस्य अध्यापनं भवति। अत्र अध्यापन कुर्वतां सहायक प्रवक्तानां चयनं विश्वविद्यालयेन राज्यनियुक्ति बोर्ड माध्यमेन च भवति। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन राज्य विश्वविद्यालयेन च संचालिता राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कनिष्ठ शोधार्थी परीक्षोत्तीर्णाः छात्राः चयन योग्याः भवन्ति।
पूरे देश में अनेक विश्वविद्यालय हैं, अनेक महाविद्यालय हैं और कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कुछ राज्य के अधीन हैं। तो इन सब में हर विषय की, हर भाषा की पढ़ाई होती है, हर विषय का शिक्षण किया जाता है। जब शिक्षण किया जाता है तो शिक्षणकर्ताओं की भी आवश्यकता होगी, तो वैकेंसी निकलती है और जो रिक्तियां निकलती हैं उसके लिए तो नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति के लिए कौन योग्य है? तो जो जिस किसी ने भी एमए की डिग्री ली है वह योग्य हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसे क्या करना है, जैसे टीजीटी बनने के लिए टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, उसी तरह लेक्चरर बनने के लिए नेट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है, अथवा कनिष्ठ शोध अध्येता वृत्ति परीक्षा, जीआरएफ कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये सब आपको परीक्षा देनी होगी। ये आप पास कर लेंगे तो आप महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में आवेदन के योग्य हो सकते हैं। और जब आपने आवेदन कर लिया तो स्वाभाविक है कि आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। लेकिन परीक्षा अभी बहुत कम ही होती है, इसके लिए इंटरव्यू साक्षात्कार ही होता है। तो साक्षात्कार के लिए आप अगर तैयारी करेंगे तो निस्संदेह आपका चयन हो सकता है। तो सहायक प्रवक्ता भी बन सकते हैं। कि ये सारे जो अभी तक जो मैंने बात की है, ये सारी बातें हमें विद्यार्थियों के साथ बार बार करनी है। एक बार करके निश्चिंत नहीं हो जाना है, हमें या बार बार करनी है। एक की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके प्रश्नों पर, आपके विचारों पर बात करेंगे। अब एक है अनुसंधान सहायक, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च फेलोशिप की बात हम जानते हैं। तो संस्कृत में शोध करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनकी सहायता के लिए सरकारी संस्थाओं में अथवा निजी संस्थाओं में शोध संस्थान जो है वो क्या करती है, अनुसंधान सहायकों की नियुक्ति करती है। अब इस पद के लिए योग्यता क्या है, नियुक्तियां होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, ये तो समझ लिया। अब इस पद के लिए योग्यता क्या है? इस पद के लिए अनिवार्य योग्यता है संस्कृत विषय में परास्नातक यानी एमए करना, अथवा आचार्य जो एमए की बराबर की डिग्री होती है, अथवा विद्या वारिधि यानी पीएचडी जो अतिरिक्त डिग्री होती है। इसकी कोई ये सब करने वाले जो विद्यार्थी हैं वे इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा के लिए तैयारी करके उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये सारी जो नौकरियों का अवसर है, आजीविका का अवसर है, वृत्ति का अवसर है, ये आप सभी संस्कृत अध्येताओं को, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिल सकता है। इसकी चर्चा हमें बार बार करनी है। आगे और भी विषय हैं, और भी क्षेत्र हैं जहाँ संस्कृत के बच्चे नौकरियां हासिल कर सकते हैं। तो इन पर मैं अगले ब्रेक के बाद बात करूंगी। अभी मैं चाहूंगी कि मेरे साथ डॉक्टर कविता जी हैं। कविता जी, अगर हमारे साथियों का, विद्वान साथियों का कुछ विचार, कुछ राय, कुछ परामर्श आया हो तो हम उस पर चर्चा कर ले, और अन्यथा हम इनसे साक्षात ही रूबरू होंगे। कविता जी। धन्यवाद आभा जी। हमारे मध्य सीरियल नंबर 46 है, षट्चत्वारिंशत्। उनका संभवतः वो कोई विचार अपना हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपना विचार रखें। यदि उनका कोई प्रश्न है तो वो वे भी पूछ सकते हैं। हाँ, अनम्यूट कर लें और कैमरा भी। मैडम कविता जी, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। साक्षात्कार जो होता है ना, जब कनेक्ट की बात हम लोग करते हैं आजकल, तो कनेक्ट, हाँ, आप थोड़ा सा फ्रेम में आइए। कृष्ण शर्मा जी बोलिए। जी जी, नमस्ते मैम। मैम, मेरा कोई प्रश्न नहीं था। मैं एक बिंदु पे आपका जो है वो करना चाह रहा था, दृष्टिपात करवाना चाह रहा था कि राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति जो होती है उसमें संस्कृत वाले की योग्यता तो निश्चित है ही है। उससे आगे की बात यह है कि एक अतिरिक्त योग्यता जो अपने में होती है कि अपन बिंदुवार जो हिंदी में अपनी स्वतः पारंगतता हो जाती है संस्कृत के साथ में,
तो जो नियुक्तियां होती है उनमें अधिकांशतया संस्कृत के ही व्यक्ति राजभाषा अधिकारी के पद पर नियुक्त होते हैं, मैं ये बताना चाह रहा जी धन्यवाद कृष्ण शर्मा जी। इस जी पर थैंक हम यू। बात करेंगे अगले राजभाषा अधिकारी का भी विकल्प हम बच्चों को देंगे, अवश्य ही देंगे। और अच्छा किया आपने इस पर अपनी दृष्टि दी है। बाकी जी और जी कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। नहीं मैम, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है जी मैम। कविता जी, कोई चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है? नहीं नहीं मैम, इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है और बढ़िया से सभी सुन रहे हैं। तो कविता जी आमंत्रित कीजिए हमारे साथियों को, इनमें से कुछ और बोलना चाहते हैं। अगले सत्र में भी इसी विषय पर चर्चा होगी और बाकी जो विषय रह गए हैं, अगर मैं किसी मेरे से कुछ छूट जाएगा तो आप लोगों की अपेक्षा होगी कि हम, क्योंकि हम सबको यह जानना है कि बच्चों को हम क्या क्या विकल्प दें। और हम सभी एक सेनानी की भूमिका में होते हैं, खास करके जो पीजीटी होते हैं। क्यों 11वीं में पढ़े, तो क्यों पढ़े, इसके लिए हम उनका मनोबल भी बढ़ाएं और सभी विषयों से स्वयं अवगत होंगे तभी तो उन्हें अवगत करा सकते हैं। कविता जी कृपया आप आमंत्रित करें। जी। अन्य साथियों से भी, शिक्षक साथियों से मेरी प्रार्थना है कि वे भी अपना मत या जो भी उनके दिमाग में इस समय चल रहा है, अपने विचार या आपका यदि कोई प्रश्न है, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है जब हम बच्चों के सामने जाते हैं। हाँ, हेलो। जी 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 नमस्कार मैम। हाँ हाँ सर। जी। वैसे तो हाँ जी आपका नाम आ रहा है लिखा हुआ, तो भी अपना अपने नाम के साथ ये अपनी बात जी करें। नमस्कार मैम, मेरा नाम नवाब अली है और मैं ये पूछना जी चाहता हूँ कि जैसे जिस तरह से आपने बताया कि संस्कृत अध्येताओं के लिए आजीविका के अवसर, तो जी मैम क्या ऐसा आयोजन पिछले स्कूलों में मतलब जो पहले विद्यार्थी रहे हैं संस्कृत के या उनके उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, क्या उनके सामने इस विषय में कभी आयोजन ऐसा हुआ है या होता रहा है पहले? हाँ सर, इसमें मैं कहूँ कि यह हमारे और आपके ऊपर है। ठीक। इसके लिए कोई विधिवत तो कुछ होता नहीं है। एक बार आप याद कीजिए कि जब बच्चा 10वीं का बोर्ड दे रहा होता है, हम्म। तो एक सेशन प्रधानाचार्य की ओर से लिया जाता है और थोड़ी सी चर्चा होती है, करियर काउंसलिंग की जो बात होती है वो होती है। तो हम्म। उसमें मान लीजिए कई बार क्या होता है कि संस्कृत के अध्यापकों को नहीं बुलाया जाता। मैं अगर स्वयं अच्छा। की बात कहूँ तो अक्सर बुलाया जाता है, नहीं भी बुलाया जाता है तो मैं प्रतीक्षा नहीं करती बुलावे की, निमंत्रण की, तो वहां जाती। जब मैं वहां पहुंच गई तो स्वाभाविक है, मैं यानी कोई भी शिक्षक, तो स्वाभाविक है कि प्रधानाचार्य जो वहाँ जो उसके हेड होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको कहेंगे कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने अपने विद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो हम एक सेशन रखते हैं और प्रधानाचार्य के सहयोग से रखते हैं। अगर प्रधानाचार्य का रवैया बहुत सहयोगी ना हो तो स्वयं भी रख सकते हैं बच्चे, क्योंकि 10वीं तक बच्चे हमारे टच में। तो उन बच्चों को एक बार 1 घंटे के लिए विद्यालय में बुला करके अगर हम उनसे बात करें तो कोई भी प्रधानाचार्य मना नहीं करेगा। वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो और अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो स्वयं भी कर सकते हैं। और अब मैं अपनी व्यक्तिगत अगर बात करूं तो मैं तो करती हूँ। और संजोग कुछ ऐसा है कि मैं एडमिशन इंचार्ज भी हूँ, तो मेरे साथ एडमिशन इंचार्ज, लेकिन वैसे भी एक तो कैरियर काउंसलिंग का जो टाइम होता है उसमें हम बच्चों के संपर्क में आ सकते हैं। उसका रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद 1-2 दिन के भीतर चर्चा की जा सकती है और ये संभव है। प्रधानाचार्य अधिकांश अधिकतर तो मना नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो हम व्यक्तिगत बात करने के लिए तो स्वतंत्र है अपने कक्षा के विद्यार्थियों से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जी सर। जी जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हमें हमारे विद्यालय में अवश्य करना ही चाहिए, करियर काउंसलिंग संस्कृत को लेकर बच्चों को जागरूक करना ही चाहिए। और जो बच्चे 10th में, उनसे हमारी काउंसलिंग, उनसे हमारी बातचीत बहुत जरूरी है। अन्यथा 11वीं में तो उनका मन तब तक बन चुका होता है कि उन्हें लेना क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सही मैडम। मैम मुझे कुछ पूछना था। जी जी बिल्कुल जी मैम। हाँ
हाँ जी मैम। हाँ जी, सरिता जी जी। बोल रही हैं। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार मेरा सभी को। हाँ जी, मैम नमस्कार जैसे मैडम। हम 6 क्लास के बच्चे को लेके देखिए एक बार, कि हम 6 टू 10th अभी जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी वर्कशीट संस्कृत की नहीं आती। ठीक है, बच्चों के माइंड पास हो गए, उसमें अच्छे नंबर से चाहे किसी के भी हो, संस्कृत को छोड़ दिया जाता है अगर बच्चे बाकी में पास हैं। तो एक माइंड सेट बच्चे का है 6 क्लास से ही कि वर्कशीट भी नहीं आ रही, इसमें हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो मान लीजिए हम 9 10th को पढ़ा रहे हैं, 11 12th को पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास के बच्चों को कैसे हम मोटिवेट करें कि वो जैसे ही 6 क्लास में अपना सब्जेक्ट नया पढ़ता है कि उसके माइंड में ये रहे, नहीं ये सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो कहता है मैम डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा, तो आप फोर्स क्यों कर रहे हो? हाँ, धन्यवाद सरिता जी, बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। और मुझे लगता है कि हम आप जितने भी यहाँ पर हैं, सबके मन में ये प्रश्न है। प्रश्न ही नहीं है बल्कि आक्रोश होता है विभाग के प्रति, प्रश्न से अधिक अगर हम बात करें। और अभी हम एससीईआरटी के मंच पे हैं, तो मुझे लगता है क्या होता है ना, जब हम लोग किसी सेंटर पर जाकर के इस तरह की कक्षा होती थी, तो बड़े अधिकारी सभी बातों को सुन लेते थे। इस समय क्या है कि हमारी सभी बातें ऊपर तक पहुंच रही है, एससीईआरटी के उच्चतम अधिकारियों तक ये बात पहुंच रही है। तो हम इसकी जो मांग है वो अरसे से करते आ रहे हैं कि वर्कशीट आया आए, और वर्कशीट नहीं आ रही। होता क्या है कि 5 विषय आवश्यक हैं, इस तथ्य को हमें मानना है। और संस्कृत हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, या वैकल्पिक भाषा के रूप में ही 6वीं से 10वीं तक पढ़ाई जाती है, इसकी भी बात हमें पहले एक बार हम स्वीकार कर लें कि जो स्थिति अभी है। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आएगी, जब बच्चा प्राइमरी लेवल से संस्कृत पढ़ेगा, तब की बात कुछ और है। जो यथार्थ है उसको हमने स्वीकार। हमने इसके लिए पिछले साल भी तहसील सर थे में, तो हमने ये बात कही थी सर वर्कशीट हमारी आनी चाहिए, और उन्होंने, पर पता नहीं किस कारण से नहीं हो पाया। तो अब हमारी जो भूमिका है यहाँ पर, हमारी भूमिका बढ़ जाती है कि बच्चों को, एक तो 6ठी का बच्चा बहुत इस लायक नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता कि हमको कि नहीं आपको पढ़ना है। एज टीचर अगर हम हमसे कॉन्टेक्ट में है, और वर्कशीट चाहे विभाग दे या हम दे, फर्क क्या पड़ता है। हेलो तो जी, वर्कशीट हेलो देते रहे और उनके टच में रहे। अगर वो नहीं देते हैं तो उन्हें पॉइंट आउट भी करें कि 30 बच्चे का आया, यह जो सब तो हम इन कर सब रहे चीजों हैं, पर। हाँ वो चीजें जी तो हम सारी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको भी बताया कि आप ये बातें आगे भी पहुंचाएं, तो हमें है कि नहीं हमारा भी सब्जेक्ट को लोग बच्चे पढ़े। वो तो है ही। हम तो अब ये जो हमारे और आपका जो ये संवाद है, ये ऊपर तक पहुंच रहा है, और ये बातें पहले भी हम लोगों ने की है। तो अगर वहां से आए तो ज्यादा अच्छा है, बल्कि यहाँ तक कि हमने प्रस्ताव किसी पारिश्रमिक के बिना, किसी उसके, बस आप विभाग से इसको भिजवा दीजिए। पता नहीं किसी वजह से दिक्कत आ रही होगी, तो हम इस मंच से तो जरूर जो हमारे अधिकारी हैं वो सुन रहे होंगे, और उन्होंने हमारी, धन्यवाद धन्यवाद। कविता जी। हेलो हाँ और जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि ये बात डायरेक्टर सर तक जा चुकी है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है पूरी तरह से कि हम जरूर इस विषय पर करेंगे काम। उन्होंने पॉइंट भी नोट कर लिए थे वहां पर। हमने वर्कशीट भी बोला था और 10th तक की क्लासेस के लिए भी बोला था। आभा मैम हमारी वहां पर भी जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं, तो सारी बातें ऊपर तक जा रही हैं, और वहां पर हम भी आक्रोश व्यक्त करते हैं। लेकिन हम आपको एक और बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा, जितना काम हमारे संस्कृत के टीचर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उतना और किसी भी विषय के अध्यापक नहीं कर रहे हैं। और ये हाँ जी मैम। ऊपर तक जाती है तो हमारे लिए हर्ष का विषय है। एक थैंक यू मैम। हेलो जी हाँ जी नमस्कार मैडम। अगर नमस्कार। नमस्कार। मैडम मेरी एक ये थी कि जो 11 12th की सभी बच्चों की सहायक पुस्तक मिलती हैं, लेकिन संस्कृत की कोई भी सहायक पुस्तक अवेलेबल नहीं है और ना ही मिल पाती है। जैसे ये और विषय है ना, जैसे इंग्लिश, सभी की सहायक पुस्तकें विद्यालय में आती हैं इस विभाग की तरफ से। जी
जी सर, सही कहा आपने। और इस विषय में भी मैं कविता जी से ही चाहूंगी कि हमारे डायरेक्टर सर के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी कोर टीम की, उसके बारे में क्या बात नहीं जी हुआ। जी बिल्कुल मैम, उनसे इस विषय में भी बात हुई ही थी। और आप जान रहे हैं, आपके थ्रू ही निर्देश हम तक आए हैं, तो अभी उस पर मतलब एक प्रक्रिया है सर, लंबी प्रक्रिया है। आप जानते हैं विभागीय कार्य बहुत जल्दी से नहीं होते हैं, तो एक प्रक्रिया आरंभ हुई है। आज काम शुरू हो, सबसे पहले तो काम शुरू होगा तो आगे की बात होगी। तो इस दिशा में भी प्रयास है सर, अभी आगे तक पहुंची है। अभी आप हम इतनी संतुष्टि कर सकते हैं। नमस्ते मैम। कहना चाहती हैं सर। थैंक यू मैडम। नमस्ते मैम। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे और बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बट संस्कृत की नहीं होती। संस्कृत की तो बहुत बाद में शुरू हुई, 12th की, 11th की भी नहीं आती है उसकी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे ये हमसे भी पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे और सब्जेक्ट की आती हैं, और भी विषय की क्लासेस डीओई के माध्यम से आ रही हैं, परंतु संस्कृत की नहीं आ रही हैं, ऐसा क्यों? मंजुला जी, क्यों का जवाब तो खैर हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस क्यों के निराकरण के लिए हमने ये बात पहुंचाई है। बल्कि ये हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं डायरेक्टर सर के साथ, और दोनों ही मीटिंग्स में हमने जोर से ये बात कही थी कि हम सभी तैयार हैं क्लास लेने के लिए, क्लास लीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, जैसा कविता जी ने आपको बताया कि उन्होंने विलम्ब हो रहा है, कारण क्या है उसमें सिर्फ नहीं है, उसमें फिजिकल एजुकेशन भी है, उसमें होम साइंस भी है, उसमें सोशियोलॉजी भी है। होता क्या है ना कि सामाजिक दृष्टि की मैंने वो क्या लोग उसमें क्या सोचते हैं, और जो हमारे विभाग है या हम और आप हैं, उस सामाजिक दृष्टि से पूरी तौर पे अछूते नहीं होते। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों ने निर्भय होकर के अपनी यह बातें रखी हैं। देखिए, जो चीजें हम और कविता जी हैं, तो सीमा उतनी ही है जितनी आपकी है, लेकिन हम जहां तक हमने बात पहुंचाई है और उनका सकारात्मक आश्वासन मिला है। अभी आश्वासन हमें यह भी मिला है कि आप ये तैयार करें, लेकिन एक ऑफिशियल लेटर जो होता है, एक आधिकारिक पत्र, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चलिए, ये साल तो बीत गया, ये साल तो बहुत मायनों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगले साल के प्रारंभ में यह अवश्य शुरुआत हो जाए। यह जो वेदना है मंजुला जी, हमारी आपकी सबकी ही है, और हमने इसको शब्द तो दिया है, पहुंचाया है। देखते हैं कब तक इस पर बात होती है। और यहाँ प्रगति जी के माध्यम से, गाइड के माध्यम से, एससीईआरटी के माध्यम से यह जो हमारा आपका जो संवाद है वह भी पहुंच रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो यह जायज मांग है, जिनमें जो हमारी डिमांड है, उसे अवश्य ही अधिकारी कर सुनेंगे, और इस पर शीघ्र ही कोई निर्णय। मैं प्रगति जी से जानना चाहूंगी धन्यवाद कि मैडम। 5 मिनट का ब्रेक देना है क्या, या कंटिन्यू करो? मैम हम कर सकते हैं 5 मिनट ब्रेक, हम फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे सेम लिंक पे। ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। अभी बजे हैं 10:55। यहाँ पर उपस्थित मिलते हैं, इस पर चर्चा होगी, और हमारी जो पीड़ा की हम साझा करेंगे, क्योंकि हम लोग आपस में, हम सबकी एक ही वेदना है, और ऐसे की बात होगी, अवश्य होगी, और निराकरण भी निकलेगा, निस्संदेह। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद पुनः। ओके मैम, हम लोग 5 मिनट बाद वापस सेम लिंक पे रीज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। ठीक ठीक। ओके मैम।